वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। इंटरेस्टिंग क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि जो चीज़ें हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं वो चीज़ें हमारे लिए इंटरेस्टिंग होती हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर कल पढ़ रहे थे क्लास 12th का, तो इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ सिस्टम। आरओ सिस्टम हमारे घर में लगा होता है जिससे हम लोग पानी पीते हैं, तो उसके बारे में, उसके मैकेनिज्म को आज हम स्टडी करेंगे एंड उसके बाद में हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की क्लास है ये, प्रतिष्ठा बैच की। हमारी जो क्लास चल रही है वो सॉल्यूशंस चैप्टर चल रहे हैं अभी। इससे पहले हम सॉलिड्स कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर कंप्लीटिंग द कंप्लीट सिलेबस। एंड जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम का चैनल एंड टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करना पड़ेगा। तो मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो अप्लाई किया जाए और जिसकी वजह से ये समझ लो कि सॉल्वेंट जो पार करके एसपीएम को आ रहे थे उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने, अब वो नहीं आ पाएंगे, है ना। अब वो नहीं आ पाएंगे, उस पर इतना प्रेशर लगा दीजिए कि उनका आना रुक जाए। ठीक है, मान लिया कि इतना प्रेशर हमने लगा दिया कि अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ ही नहीं पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इन दिस कंडीशन। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो इन दिस कंडीशन, यहाँ पे सॉल्वेंट है हमारे पास। हमने यहाँ पे प्रेशर, इतना प्रेशर लगाया है, इतना प्रेशर लगाया है कि यहाँ से जो पार्टिकल्स थे सॉल्वेंट के जो आ रहे थे वो पार्टिकल्स स्टॉप हो गए, अब वो आना बंद हो गए। ठीक है बच्चों, अब पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम एक लेवल पे इतना ज़्यादा प्रेशर लगा दें, प्रेशर की वैल्यू को ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा बढ़ा दें, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं सॉल्वेंट के, वो वापस यहाँ चले जाएं, सॉल्वेंट साइड में चले जाएं? इज़ इट पॉसिबल? जी हाँ, पॉसिबल है। उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज एंड वही है हमारा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस की, ये कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर लेंगे। एंड रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैंने जो आपको कल पढ़ाया था कि ये एक एक्सेस प्रेशर है जो अप्लाई किया जाता है सॉल्वेंट को आने से रोकने के लिए एसपीएम के थ्रू, ताकि वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दे, उससे रोकने के लिए हम प्रेशर लगाते हैं, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो है आपकी प्रतिष्ठा बैच की क्लास। प्रतिष्ठा बैच की क्लास कौन सी है आपकी बच्चों? ये क्लास है आपकी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एंड इसका पार्ट है हमारा 10। ठीक है, तो नेक्स्ट टू क्लासेस में हमारा चैप्टर ये हम ख़त्म कर देंगे 3 क्लासेस में। ठीक है, आज इसको ख़त्म करते हैं, इस टॉपिक को। तो बच्चों, टॉपिक क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं आरओ सिस्टम। आरओ हमारे घरों में होता है ना, आरओ लगा होता है, उसके अंदर कैंडल होती है। जब वो चेंज करके जाते हैं तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा, जो कैंडल स्टार्टिंग में लगी थी वाइट कलर की थी, एज अ फिल्टर कहते हैं जिसको, फिल्टर थी जो वाइट कलर की थी, और वो जब निकालते हैं उसको चेंज करते हैं तो एकदम ही ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की जैसी हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी लगी होती है। तो वो ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों जो है वो फिल्टर जो है वो, बेटा फिल्टर तो किसी चीज़ का भी हो, अगर आप उसमें से कोई चीज़ फिल्टर कर रहे हैं रेगुलरली काफ़ी लंबे टाइम तक, तो वो तो क्लॉग तो होना ही है, उसके पोर्स तो बंद होने ही हैं, है ना। एसी का फिल्टर होता है, जिस दिन चेंज करते हैं वो, उसको देखा करो कि वो बिल्कुल भरा होता है और उसमें अच्छे से मिट्टी लगी होती है, उसमें थोड़ा सा भी ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा उसमें गंदगी होती है। तो फिल्टर कोई भी हो, आप कहीं भी कोई फ़िल्टर लगा दीजिए, आप उसमें से जो चीज़ें हैं जो उसमें रोक रही हैं, रुकावट पैदा कर रही हैं, वो उसमें आ ही जाएंगी। तो हमारा ऑस्मोसिस जो है रिवर्स ऑस्मोसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, जो बात हम लोग कर रहे थे रिवर्स ऑस्मोसिस की, वो ये है कि ये एक्चुअली है क्या, कितना हमें प्रेशर लगाना होता है। तो इसका डायग्राम सबसे पहले बनाती हूँ मैं आपके सामने। हमने क्या किया, इस तरह से 2 कंपार्टमेंट डिवाइड कर लिए। ठीक है, बीच में क्या लगा दिया हमने, एसपीएम। एसपीएम ज़रूरी है ऑस्मोसिस में, कल मैंने डिफरेंस में बताया था आपको। यहाँ हम लगाते हैं सी वाटर का इनलेट। ठीक है, यहाँ से जो सी वाटर है वो आ रहा है और उसका इनलेट है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लगा देते हैं इसके ऊपर पिस्टन। यहाँ पिस्टन लगाई हुई है प्रेशर अप्लाई करने के लिए। ठीक,
ओके क्लियर है। यहाँ पे बच्चों जो वाटर फिल्ड है ना, जो लिक्विड फिल्ड है इधर, इधर जो लिक्विड फिल्ड है वो सी वाटर है, वो इम्प्योर वाटर है, ठीक है ना। कौन सा वाटर है? सी वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो सी वाटर होता क्या है? सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। सी वाटर में क्या है? बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, इस पानी को हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मेन एप्लीकेशन है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर है बच्चों, उसमें बहुत ही सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं बाय यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमने यहाँ पे सी वाटर लिया हुआ है, सी वाटर का लेवल है इसमें भरा हुआ है, ये वाला पोर्शन जो है। और दूसरी तरफ क्या है बच्चों? दूसरी तरफ है प्योर सॉल्वेंट, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, अब इस पानी को हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं इसको आउटलेट कर लेंगे, इस पानी को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब पानी जो है वो फिल्टर हो जाएगा, हमें तो वही चाहिए, हमें पानी को फिल्टर करना है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकालनी है। एक्चुअली जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी जो पानी आता है वो बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है। खारा मतलब सॉल्टी वाटर आता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये सॉल्टी वाटर पता करना है कि कैसे सॉल्टी वाटर आता है आपके एरिया में या फिर प्योर वाटर आता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि आप पानी को टेस्ट करो, सप्लाई वाले वाटर को। अगर आपको लगता है कि सॉल्टी है बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ पे सॉल्टी है, तो अगर आप उस पानी को गमलों में डालोगे रेगुलरली, तो जो गमले होते हैं जो आप बाहर से ख़रीद के लाते हो, तो उनके ऊपर सीमेंट की लेयर होती है और पेंट होता है, तो वो झड़ने लग जाता है, तो गमले ख़राब हो जाते हैं, प्लांट्स ढंग से ग्रो नहीं कर पाते हैं सॉल्टी वाटर में। एंड उस एरिया में जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है इसी वाटर को यूज़ करते हुए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सीलन आ जाती है दीवारों में, जो वाइट वाइट करके हम देखते हैं। तो सी वाटर या सॉल्टी वाटर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सही नहीं होता है ना। ऐसे ही हम उसको पी भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं, अगर आपको चेक करना है तो उसका एक तरीका है, आप क्या करें, थोड़ा सा पानी लें, थोड़ा सा मतलब 1-2 ग्लास पानी लें, उसको बॉईल करें, 2-3 बार उसको अच्छा सा बॉईल दें, मतलब 20-25 मिनट्स उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद आप क्या नोट करेंगे कि जो जिस पैन में आपने उसको बॉईल किया था उसमें ठंडा होने के बाद एक वाइट कलर की लेयर आ चुकी है। उस पानी को आप फेंक दोगे ना, और उसके बाद में दोबारा पानी भर के फिर बॉईल करोगे, 3-4 बार बॉईल करोगे, तो यू विल ऑब्जर्व कि उस बर्तन में नीचे एक वाइट कलर की लेयर जम चुकी है। वो लेयर जो होती है ना वाइट कलर की, वो सॉल्ट की लेयर होती है। तो वो आप लेयर चेक कर सकते हो अपने आसपास की पानी जो है वो किस क्वालिटी का आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब पिस्टन पे हम क्या लगाते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो हमने इतना प्रेशर अप्लाई किया, इतना प्रेशर अप्लाई किया कि जो वाटर जो यहाँ पे सॉल्वेंट है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है बच्चों उस डायरेक्शन में स्टार्ट हो गई, ऐसे पार्टिकल्स जाने लगे, इधर जाने लग गए। कौन से पार्टिकल्स? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कहाँ से निकल गए? सी वाटर जो है उसमें से निकल गए। किस में से निकले? सी वाटर में से निकल के वो चले गए हैं उस तरफ, ठीक है। क्यों चले गए बच्चों उस तरफ? क्योंकि इतना प्रेशर अप्लाई हो गया कि सॉल्वेंट तो मूव कर नहीं पा रहा, और बल्कि सी वाटर में जो पानी के पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट को छोड़ दीजिए, जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो उस साइड पे मूव करना स्टार्ट हो गए। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर, और जो ये प्रेशर है बच्चों जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रेशर जो बोल रहे हैं, ये प्रेशर जो है किससे ज़्यादा होगा? ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तभी तो पार्टिकल्स उधर मूव करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो प्रेशर था जो सिर्फ रोक दे आने वाले पार्टिकल्स को, यहाँ पे तो हम उसको उल्टा ही भेज रहे हैं। तो ये पार्टिकल का जो प्रेशर है इधर वाला, ये प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं, ये प्रेशर कितना है बच्चों? प्रेशर अप्लाइड हेयर, इस कंडीशन में जो अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा है किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है। तभी जो है रिवर्स ऑस्मोसिस पॉसिबल होगा, तभी रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो पॉसिबल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस की, ये बात हो गई हमारी डायग्राम की, समझ में आगे। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। द प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर,
द प्रेशर हायर देन osmotic pressure applied through concentrated solution so as to send solvent molecules in reverse direction towards pure solvent by SPM। तो ये कौन सा प्रेशर है बच्चों? प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। मेन बात तो ये है कि जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको हम अप्लाई करते हैं तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से निकल करके सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुँच जाते हैं? प्योर सॉल्वेंट की तरफ। एंड द मेन थिंग इज एसपीएम को पार करके। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस बच्चों, ये जो डेफिनेशन है आपके एग्ज़ाम में आती है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है, तो इसको लर्न करना है। लर्न फॉर स्कूल एग्ज़ाम, ये डेफिनेशन स्पेशली, ठीक है, ये आ सकती है, आती है, टीचर्स देते हैं इसको, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होता है बच्चों, वो क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज हम साइंस पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम चीज़ों को अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। ठीक है, दिस इज़ द मेन रीज़न। अब द पॉइंट इज़ कि डीसैलिनेशन करना तो है, पर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आप एसपीएम लेंगे। कौन सी एसपीएम लेंगे यहाँ पे? मोस्ट कॉमन एसपीएम फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस is cellulose acetate। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेलुलोज एसीटेट है इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको आप नोट करें। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, हम लोग अब डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्रेशन। चलिए बच्चों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका कैसे हम लोग एक्सप्रेशन लेकर के आएँ। तो पहली बात तो ये कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। ठीक, डिनोट करेंगे इसको, नया हम लेटर दे देते हैं कोई। मेन बात यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शन होगा? बच्चे, जितना कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा उसके सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, हाँ या ना? है ना? सोचो खुद ही, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा ही नहीं आपको, बट अगर कंसनट्रेटेड है तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन के। कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की बात हो रही है वो कंसनट्रेटेड कितना है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके। ठीक है, दूसरी बात, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। क्यों बच्चों टेम्परेचर पे क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसलिए होगा क्योंकि जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है ना वो एक्चुअली होता क्या है, टेम्परेचर पे ही कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं ना वो हम ले रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी लेंगे, मोलैरिटी ले रहे हैं बच्चों। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute divide by volume of solution in liter। अब बच्चों समझो इस चीज़ को, वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो लीटर में है, तो कहीं ना कहीं मोलैरिटी टेम्परेचर से अफेक्ट तो होगी ना, तो हमें टेम्परेचर को यहाँ पे कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको टेम्परेचर जो है उसके लिए प्रोपोर्शन कर लिया है। ठीक है, नाउ इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं, पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये सी आर टी, आर लगा दिया हमने एज अ कंसंट्रेशन, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया है आर। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा
आर जो है यहाँ पे वो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो दिस इज़ अ मेन एक्सप्रेशन, ये हमारी मेन एक्सप्रेशन आ चुकी है बच्चों। अब मेन एक्सप्रेशन तो आ गई, बट इसमें अगर हमें कुछ और चीज़ें निकालनी हुई, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट, अगर आपको बोल दिया जाए कि बच्चों आप कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, सॉल्यूट का, तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे बच्चों। कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला था, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम था ना, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है एकदम। तो इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 दे देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए एन बाई वी आर टी करा मैंने इसको, तो पाई वी वॉल्यूम को मैं उधर ले गई और एन यहाँ पे रहने दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट की बात हो रही है, गिवन मास बाय मोलर मास ना। मैं सॉल्यूट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मोलारिटी के फॉर्मूले में तो ऊपर सॉल्यूट ही था ना, मोल्स की जो बात हो रही है वो सॉल्यूट की बात हो रही है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो किसके लिए बात हो रही है, सॉल्यूट के लिए। तो मैं इसको ऐसे भी पुट कर सकती हूँ, n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, W/m कर सकते हैं हम इसको पुट, है ना। इसको पुट कर देते हैं, चलिए यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये W/m RT पाई V। अगर आपको मोलर मास निकालना होगा, अगर मोलर मास निकालने आता है आपके क्वेश्चन में और यूजिंग दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप इसी फॉर्मूले को, टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मूव करा के सॉल्व कर सकते हो और इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स दीज टू इक्वेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर, एक तो ये वाली जो मैंने बताई है आपको, और एक ये वाली इक्वेशन, ये दोनों न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, अभी आपके ये काम आएंगी न्यूमेरिकल करने के टाइम पे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, बहुत ही सिंपल था इसका डेरिवेशन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक आधे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा देती हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है, इट्स वेरी इजी। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा, a solution containing एक मिनट, a solution containing 10 gram per liter of sucrose has an osmotic pressure इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ऑफ 0.66 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 0.66 एटमॉस्फेयर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी हुई है एट 273 केल्विन। एट 273 केल्विन टेम्परेचर दे दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आर, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आर, दिस इज योर क्वेश्चन। अब जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको अंडरलाइन करते हैं। और सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर लीटर सुक्रोज, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन दे दिया आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है आपको, ठीक, टेम्परेचर दे रखा है, वैल्यू ऑफ आर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सी सिंपल सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने चलते हैं। पहली बात क्या है, कंसंट्रेशन कितना दिया बच्चों आपको, कंसंट्रेशन दिया है यहाँ पे 10 ग्राम पर लीटर, ठीक है। 10 ग्राम पर कंसंट्रेशन गिवन है वो है ग्राम पर लीटर में, बट हमें ये तो कैलकुलेट करनी है मोलारिटी वाली फॉर्म में, मतलब मोल्स पर लीटर में। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू मोल्स पर लीटर। अब आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे बच्चे, ग्राम में तो गिवन है 1 लीटर में 10 ग्राम है, ठीक है, ये तो गिवन मास हो गया, मतलब कि W कितना है 10 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अब सुक्रोज की बात हो रही है, सुक्रोज आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सॉल्यूट तो है, सुक्रोज है ना। तो सुक्रोज का वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, मोलर मास है ना, तो ये मोलारिटी हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। 10 ग्राम पर लीटर जो दिया हुआ है ना, ये स्ट्रेंथ होती है, ये जो गिवन है आपको कंसंट्रेशन, दिस इज स्ट्रेंथ।
आप उठा करके देख लीजिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था क्लास 11th वाली वीडियोस में जाके आप देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स वाली, मैंने बताया था ग्राम पर लीटर जो है वो स्ट्रेंथ की यूनिट होती है। तो अब इससे हमें मोलारिटी निकालना है, तो वही बताया मैंने आपको पहले भी, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर ये सोचेंगे भाई हमने फॉर्मूले लर्न कर लिए और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है, आपको उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी होती है। अब जैसे ये कंडीशन है, आप कंसंट्रेशन गिवन है, बट आप सोचोगे कि अरे इसको पुट कर दोगे डायरेक्टली, या तो कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे और कुछ बच्चे कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो कन्वर्ट कैसे करें बच्चों, मोलर मास निकलते हैं, मोलर मास ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। इन सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 342। ठीक है, अब 342 मोलर मास आ गया। तो अब मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना 10, मोलर मास कितना 342, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 1 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/342 इतना आ गया आपका मोलारिटी, मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आ चुका है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है आपके पास में आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको यूज़ कर लेते हैं। अब आपका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इधर ले जाते हैं, बाकी सारी चीज़ों को पाई डिवाइड बाय CT ये कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में देखिए, पाई की वैल्यू गिवन है 0.66 ATM, 0.66 ATM डिवाइडेड बाय C इंटू टी। सी की वैल्यू कितनी है कंसंट्रेशन की, 10/342 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर गिवन है हमें 273 केल्विन, तो डायरेक्टली ऐड कर लेना है, डायरेक्टली ऐसे ही पुट कर लेना है, उसमें कोई यूनिट चेंजिंग नहीं करनी है। तो बच्चों आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। बस थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशन आपको आएगी वो आएगी कंसंट्रेशन को चेंज करने में, मोलारिटी में आप कैसे चेंज करोगे। ठीक है ना, तो कई जगह आपको मोलारिटी नहीं दी होगी, कई जगह आपसे मोलारिटी कैलकुलेट करवाएंगे, तो ये चीज़ें हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका मैं आंसर लिख देती हूँ सो दैट आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 0.0827 इतना आ जाएगा, और सारी यूनिट्स लगा देंगे तो यूनिट विल बी लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये आंसर जो है वो मैच कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, कि बायोलॉजिकली ये जो कंसेप्ट है ऑस्मोसिस ये कहाँ पे काम आता है। वैसे तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, नीट के स्टूडेंट्स हैं, वो ये बायो में पढ़ लेंगे, बट मैं उनके लिए बता रही हूँ जो IIT-JEE के स्टूडेंट्स हैं, एंड सबको CBSE एग्जाम तो देना ही है। तो केमिस्ट्री में इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी। तो हमारा जो टॉपिक है अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके NCERT में आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। और आप जब 1 वर्ड क्वेश्चन 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन करने बैठोगे, आप अपनी NCERT के या फिर आप रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करोगे, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे। सेल्स कब श्रिंक करते हैं, कब स्वेल करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 मीडियम बना रही हूँ। ठीक है, हमने 2 कंडीशंस ली हैं अलग अलग। उस कंडीशन में बच्चों हमने क्या किया है कि सेल जो है उसको डिप किया, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है। ठीक है, ये एक लिविंग सेल है। ठीक, अब जो ये लिविंग सेल है, अब लिविंग सेल में बच्चों क्या किया जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इस लिविंग सेल को 2 अलग अलग सॉल्यूशंस में डिप कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना, ये वाला, ये सॉल्यूशन हमने लिया है अलग, ये अलग है, मतलब कि दोनों की कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलिए, पहला जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो ऐसा लिया कि बाहर जो है वो लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये जो लिया है यहाँ पे बाहर जो है वो हायर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक, अब बाहर लो कंसंट्रेशन है, अंदर है सेल,
सेल के अंदर क्या होगी, उसके कंपैरिजन में हाई कंसंट्रेशन होगी। अब जब बाहर हाई कंसंट्रेशन है, बहुत ही कंसनट्रेटेड लिक्विड है, सॉल्यूशन है, तो अंदर की जो कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली लो हो जाएगी, लो कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर है? ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, लिविंग सेल है, ठीक। अब क्या होता है बच्चों, ये सेल की वॉल होती है, सेल की वॉल होती है, और सेल के अंदर क्या होता है, सेल का लिक्विड होता है जिसको सेल सैप भी कहा जाता है, ठीक। अब होगा क्या यहाँ पे बच्चों ऑब्जर्व किया जाएगा, यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जब बाहर लो कंसंट्रेशन है, बाहर डाइल्यूट है, इसको डाइल्यूट भी कह सकते हैं, जब ये डाइल्यूट है तो पानी है मतलब बाहर, और अंदर सेल है लिविंग, तो वो वाटर, वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस हाई कंसंट्रेशन वाली जो सेल है उसकी वॉल से होते हुए जो एक एसपीएम की तरह काम करती है, तो सेल वॉल इज एक्टिंग एज एसपीएम, ठीक है, उसके अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो इस तरह सॉल्यूशन, सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर एंटर होंगे। कौन अंदर एंटर हुआ? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट मूव्स इनसाइड सेल, ठीक है, सेल के अंदर वो मूव कर गया। अब इसकी वजह से सेल के अंदर जब वो मूव करते जा रहा है तो सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। सेल का साइज़ बड़ा होगा तो क्या होगा, एक टाइम पे वो स्वेल हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा, सेल ब्लास्ट हो जाएगा, एंड जो सेल है उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो सेल क्या करेगी, सेल स्वेल करेगी, सेल हो जाएगी स्वेल, साइज इंक्रीजेस, और जब बर्स्ट होगी, सेल बर्स्ट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हीमोलिसिस। उसको क्या बोलेंगे, हीमोलिसिस बोलेंगे, ठीक है, कि सेल जो है वो बर्स्ट हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड जो यहाँ पे प्रेशर अंदर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से वो बर्स्ट हुई, उस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर इस पे अप्लाइड हुआ? टर्गर प्रेशर। अब इसका रिवर्स देखते हैं, दूसरी साइड क्या हो रहा है। दूसरी साइड अंदर लो कंसंट्रेशन है, अंदर लिक्विड ज़्यादा है, बाहर लिक्विड थोड़ा कम है, बाहर जैसे मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन है, तो होगा क्या, इसकी वजह से जो अंदर के पार्टिकल्स हैं ना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। बाहर जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सेल के अंदर का सारा सॉल्वेंट खत्म हो जाएगा, है ना। जब सेल के अंदर का सॉल्वेंट खत्म हो जाएगा तो वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट मूव्स आउटसाइड सेल, सेल से बाहर चला गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल श्रिंक करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, सेल श्रिंक करेगा। श्रिंक करने का मतलब उसका साइज डिक्रीज होगा, ठीक, उसका जो सेल है वो एक टाइम पे कंप्लीटली श्रिंक हो जाएगा, एंड जिसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस और क्रीनेशन। क्रीनेशन का मतलब होता है ड्राई आउट होना, ड्राई हो जाना, क्रीनेशन, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस या क्रीनेशन हो जाना, तो सेल जो है कम्प्लीटली यहाँ पे डेड हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर का सारा सॉल्वेंट मटेरियल जो है वो बाहर निकल चुका है। तो ये था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, हीमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, क्रीनेशन और टर्गर प्रेशर। ये चारों टर्म्स जो मैंने बताई हैं बच्चों आपको, मैं दोबारा से अंडरलाइन कर देती हूँ ब्लैक से। इन टर्म्स को आपने क्लियर कट समझ के रखना है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में MCQs में ये टर्म्स लिखी आ रही हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, राइट। चलिए, अब ये जो इम्पोर्टेंस है ना, ये डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम आती है, बहुत सारी चीज़ों में ये डेली लाइफ में काम आती हैं। कहाँ कहाँ काम आती हैं और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, प्लांट की रूट्स जो हैं, प्लांट रूट्स इसी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, यही उसका तरीका होता है एब्जॉर्ब वाटर, उसके सेल्स जो हैं वो इसी तरह से काम करती हैं। दूसरी बात, जो एनिमल्स हैं हमारी बॉडी में वाटर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, हम पानी पीते हैं तो अलग अलग सेल्स में जाता है वाटर, तो वो भी इसी तरह से होता है, जिसमें ज़्यादा है उससे दूसरे सेल में जाएगा जिसमें कम है। तो वाटर मूवमेंट इन डिफरेंट सेल्स इन एनिमल्स के अंदर इसी तरह से जो वाटर है वो मूव करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, जो फ्लावर है या प्लांट है उसकी लीव्स हैं, जब अगर आप 2-3 दिन तक प्लांट को पानी नहीं दोगे तो उसकी लीव्स श्रिंक हो जाएंगी, और जब पानी दे दिया जाएगा तो वो लीव्स धीरे धीरे फ्रेश हो जाएंगी, खोल दी जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब लीव्स एंड फ्लावर्स वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं वाटर की एब्सेंस में, तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे
किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो लीव्स, फ्लावर्स की स्ट्रेचिंग इस पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसी सेम प्रोसेस पे डिपेंड करती है और ऑस्मोसिस से ही कंट्रोल्ड होती है। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो सीड है इतना हार्ड होता है, जब वो मिट्टी में बोया जाता है, जब इतना हार्ड होता है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे हो जाता है, उसमें से नया प्लांट इतना सॉफ्ट सा कैसे निकल के आता है, क्योंकि वो भी ऑस्मोसिस करता है, उसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये तो समझ में आ गया आपको फ्लावर्स वाला। नेक्स्ट है कि आरबीसी केप्ट इन सॉल्यूशन, आरबीसी केप्ट इन सॉल्यूशन। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में या वाटर में आरबीसी सेल जो है ह्यूमन की, उसको रख दिया जाए तो वो किस तरह से एक्ट करेगी, किस तरह बिहेव करेगी, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आरबीसी का बिहेवियर जज कर लेते हैं। 2-3 टर्म्स और पढ़ाती हूँ, फिर ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबसे पहला टर्म है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब होता है बच्चों, आइसो मतलब सेम एंड टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसो मतलब सेम, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। तो अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, तो उसमें कोई भी मान लो सेल रख दिया जाए तो ना तो वो श्रिंक होगा, ना ही वो स्वेल होगा, है ना, क्लियर सी बात है। तो वो कुछ नहीं होगा ऐसा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कोई भी सेल डाई नहीं होता है, वो श्रिंक और स्वेल नहीं होता है। तो कितना % सॉल्यूशन आरबीसी के लिए आइसोटोनिक है उसकी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ कि बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। तो हमारी बॉडी के आरबीसी के लिए 0.9% ऑफ 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद आरबीसी। हमारी बॉडी की आरबीसी के साथ जो ये परसेंटेज है, ये सूटेबल है, ये आइसोटोनिक है। तो इसके अंदर अगर सेल को रखा जाएगा तो वो ना तो इन दिस सॉल्यूशन द सेल, कौन सी सेल, आरबीसी सेल, विल नॉट श्रिंक और स्वेल, ना तो वो श्रिंक करेगी और ना ही वो स्वेल करेगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है, हमारा आइसोटोनिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। आइसोटोनिक के बाद 2 टाइप्स हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो पहले बात करती हूँ मैं हाइपोटोनिक के बारे में, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपो मतलब आप खुद सोचो, बहुत सिंपल सा वर्ड है हाइपोटोनिक, है ना। हाइपोटोनिक मतलब होता है बच्चों, हाइपो मीन्स लेस एंड टोनिक मतलब अगेन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन किसी की कम है, लेस कंसंट्रेशन का मतलब होता है डाइल्यूट, है ना। तो डाइल्यूट में अगर रख दिया जाए किसी सेल को तो क्या होगा, अगर डाइल्यूट में किसी सेल को रख दिया जाता है तो उसके अंदर वाटर एंटर करने लग जाता है और क्या होने लग जाता है, वो स्वेल करने लग जाती है ना। तो हाइपोटोनिक में हम लिख लेते हैं ये अगर कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से कम होगा तभी वो हाइपोटोनिक होगा, है ना। हाँ, कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% NaCl solution is hypotonic. Hypotonic मतलब is dilute for आरबीसी। हमारी बॉडी के आरबीसी के लिए वो कंसंट्रेशन जो है वो हाइपोटोनिक मानी जाती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी का आरबीसी उसके अंदर क्या करेगा, जाके स्वेल हो जाएगा। तो आरबीसी स्वेल, और जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोलिसिस, ठीक है, वो करेगा यहाँ पे जाके। इज़ दैट क्लियर। बहुत ही सिंपल बात कराई मैंने आपको। दूसरा पॉइंट अब करते हैं हाइपरटोनिक की बात। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बच्चों ये क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको करवा रही हूँ ना, ये वाला जो मैं करवा रही हूँ, ये पूरा टॉपिक, ये क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ सेल इज केप्ट इन 0.9% NaCl सॉल्यूशन या फिर लेस देन 0.9% सॉल्यूशन। तो ये मैं इसलिए करवा रही हूँ आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% NaCl, तो क्या होगा, वो हाईली कंसनट्रेटेड माना जाएगा। हाइपर मतलब मोर,
टॉनिक मीन्स कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब हाईली कंसंट्रेटेड। ठीक है बच्चों, तो ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है। ओके, तो कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब कंसंट्रेटेड फॉर अवर आरबीसी, हमारे आरबीसी के लिए वो कंसंट्रेटेड मानी जाती है। तो इसमें हमारी सेल क्या हो जाएगी, आरबीसी क्या हो जाएगी, जाके श्रिंक हो जाएगी। इसके अंदर का जो सेल सैप है वो बाहर आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगी और उसका क्रीनेशन हो जाएगा। और एक और टर्म बताया मैंने, क्या टर्म बताया आपको, प्लाज्मोलिसिस बताया, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक लास्ट एप्लीकेशन वाला और करा देती हूँ, एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक, वो भी आता है। आप जब क्वेश्चंस करोगे वन लाइनर्स वन वर्ड वाले तो आपको वहाँ मिल जाएगा। एप्लीकेशंस, ऑफ दिस ऑस्मोसिस इन डेली लाइफ। ठीक है बच्चों, चलिए इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन आता है आपका कि रॉ मैंगोज, कच्चे आम जो हैं, जब उसको अचार बनाना होता है तो उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है और उनको सुखाया जाता है धूप में, तो वो ना अगर इतना बड़ा पीस होगा तो वो श्रिंक करके इतना सा रह जाएगा सिर्फ। तो ऐसा क्यों होता है कि रॉ मैंगोज जो हैं, रॉ मैंगोज श्रिंक व्हेन सॉल्टेड, जब सॉल्टेड किए जाते हैं तो वो श्रिंक क्यों हो जाते हैं, क्यों होंगे श्रिंक, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, उसका जो सेल है वो NaCl जो है उसके अंदर से पानी को रिमूव करवा देगा और वो श्रिंक हो जाएंगे। मतलब ये भी जो है वो प्लाज्मोलिसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है अभी उसी का एग्जाम्पल है, तो आप वहाँ पे यही टर्म लिख लेना जब क्वेश्चन ऐसा आए। पॉइंट नंबर 2 कि विल्टेड फ्लावर्स जो हैं, विल्टेड विदर्ड फ्लावर्स मतलब जो पुराने फ्लावर्स हो चुके हैं, सूख चुके हैं, 3-4 दिन पुराने हो चुके हैं, अगर उनकी जो स्टिक है, स्टेम है, उसको फिर से वाटर में डिप कर दिया जाए, ज़्यादा ड्राइड नहीं, मतलब मैं कहूँ विदर्ड फ्लावर केप्ट इन वाटर, अगर वाटर में उसकी स्टेम को डिप कर दिया जाए तो वो फिर क्या हो जाते हैं, फिर से रिवाइव हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, रिवाइव क्यों हुए वो, व्हाट इज़ द रीज़न, रिवाइव इसलिए हो गए क्योंकि उनकी सेल्स के अंदर पानी एंटर कर गया और वहाँ पे क्या हो गया बच्चों, वहाँ पे हो गया है हीमोलिसिस, हीमोलिसिस हो गया है और वहाँ पे जो सेल्स हैं वो स्वेल हो गई हैं। ठीक है, इसलिए वो ऐसा हो गया है। पॉइंट नंबर 3, ये सेम टू सेम जो मैं समझा रही हूँ आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपकी बुक में, आपकी रेफरेंस बुक में, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्प्ड कैरेट। ठीक है, कैप्ट इन वाटर, ये भी क्या हो जाती है, रिवाइव हो जाती है। मतलब अगर सैलड के लिए काटा हुआ है गाजर को, लिम्प्ड कैरेट है और वो ड्राई आउट हो चुकी है तो वो भी वाटर में रख देते हैं थोड़ी देर, तो रिवाइव हो जाती है और सही लगती है खाने में। तो इसका भी रीज़न सेम है जो ऊपर मैंने बताया आपको। नाउ पॉइंट नंबर 4, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स यूजिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स यूजिंग, क्या यूज़ करके वेजिटेबल को प्रिजर्व करते हैं, यूजिंग सॉल्ट, और क्या बना देते हैं, पिकल्स बना देते हैं। पिकल्स की स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, ठीक है, शायद यही होती है, पता नहीं, देख लेना। तो उसको सॉल्टिंग की जाती है। क्यों सॉल्टिंग करी जाती है बच्चों, सॉल्टिंग करी जाती है, सॉल्ट के प्रेजेंस में वेजिटेबल ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। क्यों, एंड इसी क्वेश्चन के अगेंस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स यूजिंग शुगर, जिसको हम बोलते हैं मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा इस टाइप से होते हैं ना। ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, जब ज़्यादा एक्सेस में सॉल्ट या शुगर रहेगा तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में अगर बैक्टीरिया आता है वहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करता है, तो बैक्टीरिया की बॉडी का जो सेल सैप है वो बाहर निकल जाएगा, वो भी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट एंड शुगर आर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक डाला जाता है पिकल्स में एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर डाला जाता है मुरब्बा के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये उस कंडीशन में ये जो है बच्चों वो हो जाएगा,
उसकी बॉडी से सेल जो सेल सैप है निकल जाएगा और वो बैक्टीरिया डाई कर जाएगा, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना आंसर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है, बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं बैक्टीरिया सेल्स। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है। बैक्टीरिया सेल्स डाई ड्यू टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रिंकिंग ऑफ द सेल, श्रिंकिंग हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस की वजह से वो मर जाते हैं। ठीक, ओके, द लास्ट पॉइंट इज हेयर, पॉइंट नंबर 6। लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर सॉल्ट ज़्यादा कंसनट्रेशन में कंज्यूम किया जाए, अगर सॉल्ट की ज़्यादा अमाउंट खाई जाए, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट्स लीड्स टू, क्या हो जाएगा उससे, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट्स लीड्स टू, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट खाने से जो स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी जो है फ्लफ़ी दिखाई देती है, उसको हम कह सकते हैं एडिमा, एक डिजीज़ है ये। ठीक है, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट्स लीड्स टू एडिमा। इससे होता क्या है, फ्लफीनेस और पफीनेस इन द बॉडी, थोड़ा स्वेलिंग जैसा जो है बॉडी में वो नज़र आता है, वो भी इस चीज़ की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास जो है थोड़ी लंबी हो गई है और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हमने टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया है। सो दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ फिनिश्ड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। समझ में आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट ज़रूर करो समझ में आता है या नहीं। एंड बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's